सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने अपनी पहली वाइन टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है और उत्तराखंड में एक जगह है कोटद्वार, वहां पर पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है, मतलब पहली वाइन प्रोडक्शन यूनिट। तो अगर आप में से किसी को वाइन का इतिहास जानना हो, उसका उत्पादन कैसे होता है ये आपको समझना हो, अलग अलग तरह की जो अलग अलग प्रकार की जो वाइन आती हैं उनका स्वाद अगर आपको चखना है तो फिर ये जगह आपके लिए है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे इसे लॉन्च करने का इनका पीछे का उद्देश्य भी यही है, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये आप याद रखेंगे। अभी किस राज्य ने पहली वाइन पर्यटन नीति को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। अच्छा, उत्तराखंड से आपको याद आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को कुछ समय पहले जीआई टैग मिला था? तो आप सबको इस प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए, इसका उत्तर होगा असम। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आया था, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न आप देख सकते हो। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब होती है? तो याद रखना 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं भारत में। अच्छा, इसी तरह की कुछ और पॉलिसीज हैं जिसमें अलग अलग राज्यों ने उनको लॉन्च किया है और इस मामले में वो पहले स्थान पर है। ये सब करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे, मैं आपको एक साथ रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके। जैसे कि पहला प्रश्न ही ले लीजिए, और ये तो अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति को शुरू किया? तो आंसर इसका भी होगा उत्तराखंड। सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात हो गया। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। जैव ईंधन नीति शुरू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य पूछेंगे कर्नाटक। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बिहार। ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य, ये मैंने आपको बताई दिया, आंसर होगा उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड से और क्या आपको याद आता है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 2025 के स्टार्टिंग में 38 नंबर के नेशनल गेम्स ये उत्तराखंड में होंगे और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? मौली है। और अभी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये भी उत्तराखंड में ही शुरू हुई और उस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने संजीवनी रखा है। एम्स ऋषिकेश से ये शुरू हुई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नेपाल। तो एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज, भारत और नेपाल के बीच में होता है ये अभी 31 दिसंबर 2024 को शुरू होगा और 13 जनवरी 2025 तक ये चलेगा। कहां पर? नेपाल में, नेपाल के सलझंडी में। इस बार इसका ये 18वां संस्करण है, याद रखना। और पिछला जो संस्करण है पिछले साल ही हुआ था, 17वां संस्करण, वो भारत में हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो इस 18वें संस्करण में हमारी तरफ से 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की टुकड़ी इसमें हिस्सा लेगी। अच्छा, ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना कि 11वीं गोरखा राइफल्स जो रेजिमेंट है ये स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाली भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट थी। और नेपाल से आपको याद आएगा, अभी कुछ समय पहले ही हमारे जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनको काठमांडू में नेपाली सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया था। और उसके कुछ ही दिन बाद नेपाली जो सेनाध्यक्ष हैं अशोक राज सिगडेल, उनको भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से हमने सम्मानित किया था। अब वैसे नेपाल के स्टैटिक तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, उसके साथ अभी 2024 में जो कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी तो मैं आपको कुछ 10-11 एक्सरसाइज रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन जल्दी मैं एक अलग से सेशन लेकर के आऊंगा, एक अलग से वीडियो आपको बना करके दूंगा जिसमें पूरा कंप्लीट 2024 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने ऑर्गेनाइज की है या भारत जिसमें भी इन्वॉल्व रहा है वो सारी की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको अलग से करवाऊंगा, जनवरी से लेके अभी दिसंबर तक। तो अभी तो पहले हम इसको रिवाइज करते हैं। पहले एक काम करते हैं, मैं आपको नेपाल ले चलता हूँ। ये रहा मैप में नेपाल।
देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू होती है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। याद रखना, नेपाल ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं नेपाल में इधर उत्तराखंड हो गया, फिर यूपी हो गया, इधर आप देखोगे बिहार हो गया, इधर पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम हो गया। तो ये नेपाल के स्टैटिक देख लिए। अब मैं एक्सरसाइज आपको रिवाइज कराता हूँ जो मैंने आपको बोला। तो देखो, अभी सिनबेक्स नाम का एक एक्सरसाइज हुआ था, पहली बार हुआ, पहला संस्करण था भारत और कंबोडिया के बीच में, कहाँ, पुणे में। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का 13वां संस्करण हुआ भारत सिंगापुर के बीच में, देवलाली महाराष्ट्र में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, अमेरिका में। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ, इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। पूर्वी प्रहार अभ्यास, इसमें हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था, अरुणाचल प्रदेश में। और रिप्रेक्स जो एक्सरसाइज है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था, कहाँ पे, पारादीप उड़ीसा में। संयुक्त विमोचन ये अभ्यास का नाम है, भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया था अहमदाबाद और पोरबंदर में। सैरेक्स अभ्यास 2024 इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया, कोच्चि केरल में। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, ये अभी विशाखापत्तनम में। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली अभी मैंने आपको रिवाइज कराई है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो उत्तर होगा 50 लाख से अधिक। तो अभी 27 दिसंबर 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को ये संपत्ति कार्ड बांटे गए। अब है क्या ये, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग शहरों में रहते हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सिटीज में रहते हैं। सिटीज में आपके मकान होंगे, आपका प्लॉट होगा, जमीन होगी, तो उसका पट्टा आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे और वो सबूत होता है लीगली कि उस पर केवल आपका अधिकार है, कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। पर आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे बहुत से लोगों के पास जमीन तो है, वो जमीन तो करें, लेकिन उनके पास जमीन का पट्टा नहीं है। तो जमीन का पट्टा नहीं होने से कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है, जमीनों के कारण ही खास तौर पे लड़ाइयाँ होती है आजकल, क्योंकि डॉक्यूमेंट होगा, जमीन का पट्टा होगा तो उसमें लिखा होगा कि भाई इतनी लंबाई में इतनी चौड़ाई में जमीन आपकी है, कोई उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग बाग लड़ाई करके, दबाव बना करके, गुंडागर्दी करके दूसरे की जमीन हड़प लेते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है और बहुत खतरनाक भी, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है। इसका तो लाइव एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे साथ हो चुका है ऐसा, मतलब मेरे पिताजी के साथ। क्योंकि जो मेरे दादाजी थे, जब मेरे पिताजी बताते हैं वो 11 साल की उम्र के थे, तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो मेरे दादाजी के जो भाई थे, मेरे दादाजी तो किसानी करते थे, लेकिन उनके भाई थे वो पढ़े लिखे थे, फौज वगैरह में चल गए थे। तो उन्होंने उस पढ़ाई का गलत फायदा उठाया और मेरे दादाजी के नाम निकाल दिए कागजों से। तो आज हमारे पास कोई जमीन नहीं है कहने को, चाहे कहने को तो है कि भाई हमारी है, लेकिन कागज में हमारे नाम नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे बहुत सी जगह होता होगा। क्यों? क्योंकि पट्टे नहीं है लोगों के पास। तो उसी के लिए ये योजना है। तो सरकार इसमें क्या कर रही है, इस योजना के माध्यम से ड्रोन सर्वे करा रही है और ड्रोन के जरिए नापातोली करके उनके जमीन के पट्टे बना करके उनको दे रही है, जिसे वो संपत्ति कार्ड बोल रही है। तो ये प्रश्न में यही है कि अभी 50 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बांटे गए। इस योजना की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखो, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को। आप कहोगे 24 अप्रैल को तो कुछ होता है, क्या होता है? पंचायती राज दिवस होता है। और ये पंचायती राज मंत्रालय की ही योजना है, इसी के अंतर्गत आती है, नोडल मंत्रालय आप कह सकते हो। और ये पॉइंट भी नोट करना कि अभी ये त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। अब ये योजना को हल्के में मत लेना। इस योजना में मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये देखो, प्रश्न आपके सामने है। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। आपको 3 स्टेटमेंट दिए और बोला है कि कौन सा वाला सही है। तो देखो, हमने जो पढ़ा वो ये, इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना, ग्राम परिवारों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना। ये बिल्कुल सही है। स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट कह रहा है ये योजना को 6 साल में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करना है। तो ये पॉइंट गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा। तो यहाँ डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में जो मैं आपको समझाता हूँ ना, जो एक्सप्लेनेशन में देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखा करो।
क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाइज भी प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको शो भी कर दिया। देखो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ताकि आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा और ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो आंसर होगा पुष्पक भट्टाचार्य। तो अभी दिसंबर में ही आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक बनाने के लिए भी 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है, और इस पैनल की अध्यक्षता ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है पुष्पक भट्टाचार्य वो करेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आते हैं। समिति को बनाने का उद्देश्य क्या है, ये समिति क्या करेगी? तो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ और एथिकल रूप से लागू करने के लिए ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क की सिफारिश करेगी, जिससे एआई का उपयोग ऐसा हो जिससे ग्राहकों का विश्वास बना रहे, डेटा की सुरक्षा हो, मतलब डेटा सुरक्षित रहे, और वित्तीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नुकसान या अन्याय न हो। तो पुष्पक भट्टाचार्य का नाम याद रखना। अब यहाँ पे 2 टर्म आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आरबीआई। पहले एआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, फिर आरबीआई के बारे में बताऊंगा। देखो अभी अगर आपसे पूछे कि जंगल का आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम है पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस एआई बनी थी केंजा लेली। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया एआई सूट जिसका नाम ब्रेन है। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया अमेजॉन ने। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस लॉन्च किया, उसका नाम सेवा है, मतलब सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ हैदराबाद में। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई? फ्रांस में। किनके बीच? यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। उसके अलावा टाइम्स मैगजीन ने एआई 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की, जिसमें एक भारतीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव उनका नाम है। और अभी ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा, एआईसीटीई ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया था। ये तो एआई से कुछ प्रश्न हमने देख लिए। अब आरबीआई के कुछ स्टैटिक देखो। जैसे आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में है। किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई? तो यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949, और वर्तमान में नए गवर्नर बन गए। आपको याद है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के शक्तिकांत दास के स्थान पे आए। और पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा राउरकेला में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 6ठा संस्करण है, जो कि 28 दिसंबर 2024 को शुरू हो गया, 1 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। अब इसमें नई बात क्या है? नई बात इसमें यह है कि पहली बार इसमें महिला टूर्नामेंट भी होगा। तो पुरुषों वाला ये टूर्नामेंट जो पुरुषों वाला है, ये उड़ीसा के राउरकेला में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहां पर होगा। आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यही है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा है इसका नाम। और महिलाओं का जो टूर्नामेंट है वो रांची झारखंड में होगा, वहां पे जो मारंग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम है वहां पे होगा। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, वैसे तो हॉकी के बारे में मैं जब भी प्रश्न आता है आपको 2024 के सारे हॉकी से संबंधित प्रश्न करवाता हूँ, लेकिन आज सारे नहीं करवाऊंगा। कुछ 2-5 प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट वाले देख लेते हैं। जैसे एक तो ये देखो कि अभी जो 10वां जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप 2024 हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और अभी 9वां जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2024 ये भी यहीं पे हुआ था, मस्कट में ही, और इसको भी भारत ने जीता था। यहाँ पे भारत ने चाइना को हराया था। और अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना हरमनप्रीत सिंह को, और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना पीआर श्रीजेश को। इन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, आपको पता ही है। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ही अगर बात करें तो स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। हेड है मोहम्मद तैयब इकराम, फिर से बन गए, याद रखना ये। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। और एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें हॉकी की तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खा कप हो गया, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बेटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। इनका सबका संबंध हॉकी से है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेन सिंगल टाइटल। तो आंसर होगा एम रघु ने।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की, जो हुई कहाँ पे, बेंगलुरु में। इस बार इसका ये 86 नंबर का एडिशन है। और इसमें मेल कैटेगरी में अगर बात करें तो इसको जीता एम रघु ने, ये कर्नाटक के हैं। और महिलाओं में जीता है देविका सिहाग ने, वो हरियाणा की है। अब यहाँ पे मैं आपको बैडमिंटन से संबंधित 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुए वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक तो आपको ये याद होगा, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जो हुआ लखनऊ में, यहीं पे होता है। इसमें वुमेन सिंगल को पीवी सिंधु ने जीता है और मेन सिंगल लक्ष्य सेन ने जीता है। उसके अलावा अभी बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो जर्मनी में हुआ, उसमें वुमेन सिंगल जीता तन्वी शर्मा ने। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 मेन सिंगल जीता एक्सेलसेन ने, डेनमार्क के हैं। और वुमेन सिंगल वांग जी यी चाइना की हैं, इन्होंने पीवी सिंधु को हराया था। पीवी सिंधु दूसरे स्थान पर रही थी, रनर अप। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तो आप जानते ही हो। अभी इस साल इन्होंने फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता, थाईलैंड ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता और 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने ही जीता था। अभी 2024 की घोषणा नहीं हुई है, तो 2023 ही लेटेस्ट है हमारे लिए। जबकि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो मलेशिया में हुआ, उसमें इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड जीता। और 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये असम के गुवाहाटी में होगा। हमारे एक बैडमिंटन प्लेयर है साई प्रणीत, उन्होंने संन्यास ले लिया। और जापान के हैं केंटो मोमोटा, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, 2024 में भी थॉमस कप हुआ और उबेर कप। पहले तो ये याद रखना, थॉमस कप उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और ये महिलाओं का। इस बार ये चाइना में हुआ और देखो इसको जीता भी चाइना ने है, दोनों को ही चाइना ने जीत लिया। और हराया किसको, दोनों में इंडोनेशिया हार गया। तो आसान रहेगा आपके लिए याद रखना। और अब याद रखना जो 2026 वाला है वो कहाँ पे होगा, डेनमार्क में होगा। अभी बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप जो चाइना में हुई, इसको तन्वी पत्री ने जीता। और प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है, क्योंकि अभी इन पे डोपिंग के कारण 18 महीने का बैन लग गया था, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बाकी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टैटिक देखें तो स्थापना होती है 1934, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। वहीं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है, प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें, कुछ इससे संबंधित कप्स भी होते हैं, जैसे कि थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, सुदीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, सबका संबंध बैडमिंटन से है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, SSC में ये प्रश्न आया था। तो देखो प्रश्न क्या था और देखना ये आपको आता ही नहीं आता कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईच गेम में कितने पॉइंट्स होते हैं या कितने पॉइंट्स का ईच गेम होता है। मेरे को जहां तक लगता है कि आपको शायद ये प्रश्न नहीं आता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो याद रखेंगे, अभी आप रट लेना, 21 का होता है, 21 पॉइंट का एक गेम होता है। और इस तरह के टोटल 3 गेम होते हैं एक मैच में, बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको याद रहेगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में जेटसन ऑरेन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है, तो आंसर होगा एनवीडिया ने। तो अभी एनवीडिया कंपनी ने नैनो यानी कि बहुत छोटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर को बनाया है, उसको लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है जेटसन ऑरेन। वैसे आपको पता है, आपने सुना भी होगा, सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, कमरे के आकार तक के इनका साइज होता है, लेकिन ये बहुत छोटा इसने बनाया है। आप इसे हथेली में ले सकते हैं, आपकी हथेली में आ जाएगा ये। और इसकी कीमत भी बहुत कम है, $249 इन्होंने इसकी कीमत रखी है। तो एनवीडिया ने बनाया ये एक नैनो यानी कि बहुत छोटा सुपर जनरेटिव AI बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। एनवीडिया ने बनाया, नाम याद रखना जेटसन ऑरेन है। एनवीडिया की बात करें तो ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है, स्थापना होती 1993 में। आपको याद है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या है, परम 8000 है, ये आप सबको पता होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं यहाँ पे परम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना पैरेलल मशीन। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं विजय भटकर और विश्व में सिमोर क्रे कहे जाते हैं। वैसे विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर जो अमेरिका का है। अगर पूछूं कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का डेवलपमेंट करेगा, तो कनाडा। और रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल होगा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको याद होगा भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसने डेवलप किया,
IIT मद्रास ने। और ये प्रश्न हमने पढ़ा था इसी साल और ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे, दिल्ली और कोलकाता में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए थे और इसी के साथ अर्का और अरुणिका 2 का भी उद्घाटन किया था। तो एग्जाम में यह प्रश्न सेम आया था, किन शहरों में पूछा था या इस सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा था, परम रुद्र, इन दोनों में से कुछ पूछा था लेकिन एग्जाम में आया था, तो ध्यान में रखना। और आपको याद होगा अभी गूगल ने क्वांटम चिप को लॉन्च किया था, उसका नाम विलो है, 10-5 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, तो ध्यान रखना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार $129 बिलियन के साथ दुनिया के शीर्ष प्रेक्षण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। देखो, प्रेक्षण मतलब होता है रेमिटेंस। पहले मैं आपको रेमिटेंस समझा दूं, वैसे आपको समझा चुका हूं कई बार। जैसे कि मान लो आपकी कहीं फॉरेन में जॉब लग गई, अमेरिका कनाडा में आपकी जॉब लग जाती है, आपकी फैमिली यहीं पर है, आप वहाँ जॉब करने चले गए। अब वहाँ पे खर्चा आपका जो भी होगा उसके बाद कुछ धनराशि आप अपने घर वालों को भी भेजोगे यहाँ पर भारत में। तो जो पैसा आपने विदेश में कमा करके भारत में भेजा है वही है प्रेक्षण, वही है रेमिटेंस। तो आप ही की तरह भारत के बहुत सारे नौजवान युवा विदेशों में नौकरी करने जाते हैं और अपने घर वालों को अपने घर पे भारत में जो भी पैसा भेजते हैं विदेशों से कमा कमा करके, वो रेमिटेंस कर लेता है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी इसी के बारे में बताया कि भैया 2024 में भारत जो है ना, ये दुनिया का शीर्ष धन प्रेक्षण प्राप्तकर्ता बन गया है, टॉप रेमिटेंस एक्सेप्टेंस कंट्री बन गया है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस ये भारत में ही आया है, जिसकी वैल्यू बताई गई $129 बिलियन। ये 2024 का आंकड़ा है और ये भी बताया कि 2023 की तुलना में ये 3.2% ज्यादा है। 2023 में कितना आया था? $125 बिलियन रेमिटेंस आया था। टॉप 5 कंट्री में आपको बता दूं, पहले स्थान पे इंडिया है, दूसरे पे मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस और फिर पाकिस्तान है। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एक ऐसा देश भी है जिसकी जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में, रेमिटेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो देश है ताजिकिस्तान। मतलब इसकी जीडीपी का 45% रेमिटेंस का है। मतलब जीडीपी अगर 100 है तो उसमें रेमिटेंस का योगदान 45 रुपए है। तो ये ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, स्थापना होती 1944 में और मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में और इसके हेड याद रखना प्रेसिडेंट कौन? बंगा है, भारतीय मूल के, इनका नाम एग्जाम में आ चुका है। अगला देखते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ये सारे इंडेक्सेस, ये सारी रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, आप में से अगर कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा, रेगुलर स्टूडेंट से उनको तो पता है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ, जो भी रिवीजन करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा शीट्स में आपको लेकर के आ रहा हूँ, तो आप चिंता मत करना, ये सब आपको पीडीएफ में अवेलेबल होगा। डिटेल्ड पीडीएफ मिलती है डेली और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, जो भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा ना हो कल इनको भूल जाओ, परसों इनको भूल जाओ, तो ना भूलो। उसके लिए आपके लिए मैं टेस्ट तैयार करता हूँ, उनकी क्विज तैयार करता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से क्विज लगाते रहो। वो भी बिल्कुल फ्री में होता है। कहाँ पे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आपके लिए जो एक कंटेंट मैं तैयार करता हूँ बहुत समय लगा करके, पूरा दिन भर लग जाता है, तो अगर आप मुझे इस चैनल को, इस कंटेंट को सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की मेरी कोशिश बनी रहेगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। पहले भी रखा था, टारगेट पूरा नहीं हुआ, फिर से रखते हैं। आप लोग चाहो तो टारगेट पूरा हो सकता है, उम्मीद करूंगा एक न एक दिन तो जरूर चाहेंगे। चलो फिर इसी उम्मीद के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी दिसंबर 2024 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यहाँ पे प्रगति में टी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं, टी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा टाइमली। और देखो, इसी तरह का एक सेम प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ये मैं आपको शो भी कर रहा हूं। यहाँ पे पूरा प्रगति का ही फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो क्या है फुल फॉर्म? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है और इस 45वीं प्रगति मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा की,
जिनमें से 6 शहरी परिवहन से संबंधित मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं और एक सड़क कनेक्टिविटी और थर्मल पावर से संबंधित परियोजना शामिल थी। और अगर आप पूछो ये बैठक हुई कहाँ पे, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और कल दिसंबर का 3rd वीक का वीडियो कल शाम को मैंने डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर के उसको देख लीजिएगा अभी। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? दीप्ति शर्मा। फिर पूछा, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बिहार। भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र। और अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया 27 दिसंबर। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम कौन सा देश बनाएगा? चाइना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? 17। और अभी किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहाँ पर है? अमेरिका। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया? नरेंद्र मोदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर का निधन हो गया, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? मलयालम। और आखिरी प्रश्न पूछा, भी रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने यानी कि तोपों के लिए भी समझौता किया? तो लार्सन एंड टुब्रो। तो चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।